रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में अभी आधी रात हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कड़ाके की ठंड में तापमान शून्य से नीचे जा चुका था और पूरा शहर गहरी नींद में डूब चुका था। लेकिन शहर के बीचों बीच मौजूद एक शाही महल में एक पार्टी की तैयारी चल रही थी। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक आम आदमी के लिए रखी गई है। वो खास मेहमान रास्ते में था और कुछ ही मिनटों में महल पहुंचने वाला था। उधर महल के अंदर केक और शराब में बड़ी सावधानी से जहर मिलाया जा रहा था। मेहमान सीधे मौत के जाल में मानो आने वाला था। उस रात रूस के कुछ रसूखदार और रईस लोगों ने एक बेहद खतरनाक और सोची समझी साजिश को अंजाम दिया। मकसद था ग्रिगोरी रस्पुतीन को मारना, वो रहस्यमयी बाबा जो रूस का सबसे नफरत किए जाने वाला आदमी बन चुका था। इस वीडियो में आपको मैं रस्पुतीन की पूरी मौत की कहानी समझाऊंगा। उसकी हत्या की उस रात हर मिनट क्या क्या हुआ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको रस्पुतीन की मौत की वो कहानी पता चलेगी जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताई हो। दोस्तों, वैसे बहुत कम लोगों ने ग्रिगोरी रस्पुतीन जैसे पागलपन भरी जिंदगी जी होगी। एक अनपढ़ गरीब के साथ जो अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख सकता था, वो अचानक रूस के शाही परिवार के बीच भगवान जैसे दर्जे वाला संत बन गया था। लेकिन ये समझने के लिए कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों करने लगे, हमें कहानी की शुरुआत तक लौटना होगा। साइबेरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ रस्पुतीन एक बिल्कुल आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। खेती करता था, शादी हुए, बच्चे भी हुए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 28 साल की उम्र में उसकी जिंदगी अचानक तब्दील हो गई। उस पर धर्म का ऐसा असर हुआ कि उसने अपना गांव, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। एक शहर से दूसरे शहर भटकते हुए उसने अपने आसपास कुछ अनुयायी इकट्ठा कर लिए। लोग उसके साथ प्रार्थना करते, उसकी बातें सुनते और जहां भी वो जाता पुजारी और गांव वाले उसकी बातों और उसके करिश्मे से प्रभावित हो जाते। लोग दावा करने लगे कि रस्पुतीन लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है। धीरे धीरे वो पूरे रूस में घूमने लगा और साल 1905 तक उसकी छवि किसी चमत्कारी संत जैसी बन गई थी और इसी छवि ने उसे रूस की सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे तक पहुंचा दिया। रूस की महारानी ने उसे घर बुलाया ताकि वो उनके बेटे का इलाज कर सके, जो हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। हालात बेहद खराब थे, लेकिन रस्पुतीन ने दवाइयां बंद करवा दी, उसके लिए प्रार्थना की और चमत्कारी तरीके से लड़के की हालत सुधरने भी लगी। उसने जो भी किया उससे उसे रूस की सबसे ताकतवर महिला का भरोसा मिल गया और फिर धीरे धीरे महारानी और रस्पुतीन बेहद करीब आ गए। महारानी अक्सर उससे सलाह लेने लगी। कुछ ही सालों में एक गरीब किसान से लेकर शाही सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे तक रस्पुतीन पहुंच चुका था। लेकिन उसकी इस पवित्र छवि का एक डरावना दूसरा चेहरा भी था। रस्पुतीन एक शराबी इंसान था। वो देर रात तक पार्टियां करता था और अपनी महिला अनुयायियों के साथ संबंध बनाता था। 1915 में तो पुलिस ने उसके पीछे एक सीक्रेट निगरानी करने वाली टीम तक लगा दी थी। फिर 19 फरवरी को रस्पुतीन 2 महिलाओं के साथ एक इमारत से बाहर निकलता दिखा। वो रात 3 बजे तक घर नहीं लौटा। 10 मार्च को पुलिस ने उसे शहर में एक वेश्या से मिलते देखा। फिर 12 मई को वो एक और दूसरी वेश्या को अपने फ्लैट पर लेकर गया और घंटों तक कमरे में बंद रखा। मतलब लगभग हर दूसरे दिन रस्पुतीन शराब, महिलाओं और रंगीन महफिलों में डूबा रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद महारानी उससे दूर नहीं हो पाई, बल्कि उसका असर और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब रस्पुतीन राजनीति में दखल देने लगा था। वो मंत्रियों की नियुक्ति करवाता, युद्ध पर सलाह देता और यही चीज लोगों को खतरनाक लगने लगी। रूस की जनता अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। लोगों को लगने लगा था कि रूस का राजा और महारानी रस्पुतीन की कठपुतली बन चुके हैं। उस दौर में मीडिया को इस बारे में लिखने की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि अखबार सेंसरशिप का जुर्माना भरकर भी रस्पुतीन के बारे में खबरें छाप रहे थे। और आखिरकार नवंबर 1916 में यह गुस्सा खुलकर सामने आया। रूसी संसद में नेता व्लादिमीर पुरिश्केविच भाषण दे रहे थे। उन्होंने खुलेआम रस्पुतीन के खिलाफ जहर उगल डाला।
देश में बहुत लोग ऐसे सोचते थे, लेकिन इतनी खुली नफरत पहली बार किसी ने जाहिर करी थी। Зло исходит от темных сил, во главе которых стоит Распутин. Уже несколько ночей я не могу сомкнуть глаз, представляя себе эти письма и послания, которые этот безграмотный мужик пишет императрице. Царь больше не управляет. Он сдался. Российская империя рушится. Теперь все распоряжения исходят от Распутина. Пока он жив, мы не сможем победить. और उसी दिन वहां मौजूद था फेलिक्स यूसुपोव। शाही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद वह रस्पुतीन से नफरत करता था। उसके लिए रस्पुतीन कोई संत नहीं बल्कि शैतान था, और उसे लगता था कि रूस को बचाने के लिए रस्पुतीन का मरना जरूरी है। और यहीं से शुरू हुई रूस की सबसे खौफनाक साजिश में से एक की कहानी। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद फेलिक्स यूसुपोव ने व्लादिमीर पुरिशकेविच से संपर्क किया। दोनों एक ही सोच पर थे, और इसके एक हफ्ते के बाद दोनों एक ट्रेन में मिले जो स्टेशन पर खड़ी थी। वहां मौजूद ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पौलुच, डॉक्टर लोजोवट और लेफ्टिनेंट सोगई सुखोतीन, उस रात इन 5 लोगों ने रस्पुतीन को फंसाकर मारने की पूरी प्लानिंग कर डाली। योजना बेहद खतरनाक थी। तो फिर यह तय हुआ कि चुनी हुई रात में सब लोग यूसुपोव के महल में इकट्ठा होंगे, और रात ठीक 1 बजे यूसुपोव खुद रस्पुतीन को लेने जाएंगे। डॉक्टर लोजॉट ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाएंगे। महल पहुंचने के बाद रस्पुतीन को बेसमेंट में बने आलीशान कमरे में ले जाया जाएगा। वहां मोटी कंक्रीट की दीवारें थीं ताकि गोली या चीख की आवाज बाहर ना जा सके। फिर उसे केक और शराब परोसी जाएगी जिसमें मिला होगा घातक साइनाइड जहर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मिनट के अंदर रस्पुतीन मर जाएगा। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाएगा, कपड़े जलाए जाएंगे और शव को बर्फीली नदी में फेंक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये था कि क्या रस्पुतीन पार्टी में आएगा? उसे फंसाने के लिए यूसुपोव ने एक चाल चली। उसने नकली सीने के दर्द का बहाना बनाया और इलाज के लिए रस्पुतीन के पास ले जाने के लिए कहा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। हर मुलाकात में रस्पुतीन यूसुपोव की पत्नी इरीना से मिलने की बात करता। यूसुपोव कभी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन यहीं से उसे आइडिया मिला। उसने रस्पुतीन से कहा कि 29 तारीख को इरीना अपने दोस्तों के साथ पार्टी दे रही है और अगर वो चाहे तो आ सकता है। औरतों का दीवाना रस्पुतीन इस लालच को ठुकरा नहीं पाया। जाल बिछ चुका था, हत्या की रात आ चुकी थी, कड़ाके की ठंड थी और रात तकरीबन 11 बजे तक सड़कें खाली हो चुकी थी। साजिश शुरू हो चुकी थी। महल के अंदर केक पर जहर लगाया जा रहा था, शराब में साइनाइड मिलाई जा रही थी और ऊपर कमरे में बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म करने वाले थे। उधर रस्पुतीन अपने घर पर तैयार हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक शानदार रात बिताने जा रहा है। रात करीब 12:15 बजे यूसुपोव उसे लेने पहुंचा और तकरीबन 45 मिनट के बाद महल के बाहर एक गाड़ी आकर रुक जाती है। रस्पुतीन अंदर दाखिल हुआ। उसे बेसमेंट वाले कमरे में ले जाया गया। ऊपर बैठे बाकी लोग सीढ़ियों के पास खड़े होकर नीचे की आवाजें सुनने लगे। लेकिन आधा घंटा गुजर गया। रस्पुतीन ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। यूसुपोव घबरा कर इसके बाद ऊपर आ जाता है। फिर कुछ देर के बाद नीचे से ग्लास टकराने की आवाजें आने लगी। लग रहा था मानो अब सब खत्म होने ही वाला है। लेकिन 30 मिनट और बीत गए। रस्पुतीन अभी भी जिंदा था। फिर 1 घंटा गुजर गया मगर जहर असर नहीं कर रहा था। ऊपर बैठे लोग डर गए। क्या सच में रस्पुतीन के पास कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है? ये वहां मौजूद सारे लोग यही सोच रहे थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन आखिरकार यूसुपोव ने पिस्तौल उठाई और नीचे चला दी। कुछ ही सेकंड बाद धाएं गोली चलने की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंजी। बाकी लोग नीचे भागे। रस्पुतीन जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उन्हें यकीन था कि अब वो खत्म हो चुका है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। उन्होंने अगला प्लान शुरू किया। इसके बाद कुछ लोग सबूत मिटाने निकल गए, लेकिन तभी महल के अंदर अचानक कदमों की आवाज गूंजी। एक दरवाजा खुला और सबके होश उड़ गए। जिस आदमी को वो मरा हुआ समझ रहे थे वो लड़खड़ाते हुए उठ चुका था। रस्पुतीन आंगन पार करते हुए सीधे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। व्लादिमीर पुरिशकेविच पिस्तौल लेकर उसके पीछे भागे। पहले 2 गोलियां चूक चुकी थीं, लेकिन फिर 2 और गोलियां चली और इस बार रस्पुतीन की पीठ में जा लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा।
इस बार हमेशा के लिए वो वहां पर पड़ा हुआ था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। सुबह के तकरीबन 3 बज रहे थे। महल के बाहर खून फैला हुआ था। घटना पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। आनन फानन में शव को कपड़े में लपेटा गया, गाड़ी में डाला गया और शहर से बाहर ले जाया गया। पेट्रोस्की ब्रिज के पास बर्फ में एक छेद किया गया। रस्पुतीन की लाश में वजन बांधा गया और उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। सुबह तकरीबन 5 बजे सभी लोग वापस अपने घर आ चुके थे। अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया गया था। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद पुलिस को पुल के पास खून मिला, बर्फ में फंसा हुआ एक जूता मिला और फिर नदी में खोज शुरू हुई। कुछ ही देर में रस्पुतीन की जमी हुई लाश पुलिस को मिल जाती है। अब सब साफ था। हर कोई जानता था कि उस रात रस्पुतीन कहाँ गया था। लेकिन रूस की जनता इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि राजा ने किसी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। कुछ लोग रूस छोड़कर भाग गए, कुछ की मौत हो गई और फेलिक्स यूसुपोव, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया था, उसे देश से निकाल दिया गया। और इसके बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी अपनी पत्नी इरीना के साथ फ्रांस में बिताई। Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Raspoutine, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Le dégoût. Dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui.